नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से किसानों का मसला, क्योंकि एक और दौर की बैठक होने वाली है। उस बैठक से पहले हम आज इस चर्चा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नहीं। आपको हम कुछ बयानात से रूबरू करवाना चाहते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, देखिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए बैठी रही। बताइए इनके पाप को। जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही, आज हुड्डा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट लागू हुई, पूछिए उनसे। 2010 में उनकी रिपोर्ट आई थी, 14 तक लागू नहीं, हमने आने के बाद लागू की। थैंक यू बोलना चाहिए उनको। ये ऐसे किसान हितैषी बनने के ढोंगी लोग हैं ये लोग। इनकी पोल खोलिए मीडिया में, आप लोग दिखाइए। सवाल है सीधा आपसे, क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने इंप्लीमेंट की। एक तरफ ओम प्रकाश धनखड़ कांग्रेस पर हमलावर थे, तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही थी। और जो ये भ्रमित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आंदोलन को, किसानों को कांग्रेस पार्टी पीछे से बरगला रही है, तो इसकी सच्चाई तो ये है कि बरगलाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी का है। उनका मार्का है बरगलाने का। कांग्रेस पार्टी सीधा संघर्ष कर रही है, सीधी लड़ाई लड़ रही है। और ये जो आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। ये है बात क्लियर और सच्ची बात है। चलिए, पॉलिटिकल पंचायत में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, मिलवाता हूं आपको। उसके बाद पॉलिटिकल पंचायत की करते हैं शुरुआत। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और किसान नेता भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वंदना जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि 3 कृषि कानूनों को वो निरस्त नहीं करेंगे। फिर अगले दौर की बैठक हम अभी से ये मान लें कि बेनतीजा, क्योंकि किसानों ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वो निरस्त करवाए बिना मानेंगे नहीं। सरकार कह चुके निरस्त करेंगे नहीं, तो इस बातचीत का कोई फायदा होगा? जो किसान है इस बात को समझेंगे कि कुछ कदम वो चलें, कुछ कदम हम चलें, और कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन में हम निकलेंगे। लगातार चर्चा चल रही है। आपने पिछली बार शायद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम क्लॉज बाय क्लॉज हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, और उसके बाद अगर किसानों को लगता है कि कहीं पर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो वहाँ पर संशोधन भी किया जाएगा। पिछली बार भी पॉइंट चर्चा की बात हुई थी वंदना पोपली जी, लेकिन किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर पर उसे मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि तीनों कानून को आप निरस्त कीजिए। तो फिर ऑप्शन कहाँ बचता है आपके पास? देखिए, हम तो उम्मीद कर सकते हैं किसानों से कि वो बात को सुने और समझे, लेकिन किसानों का जो रवैया है वो आप देख पा रहे हैं। वो कहते हैं या माई वे या हाईवे। तीसरी बात वो सुनना नहीं चाहते। आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं हो सकता है। अगर उनको लगता है कि इन कानूनों में कुछ उनको गलत लगता है तो उससे वो डिस्कस तो करें, लेकिन मुझे लगता है इस सब चीजों के पीछे किसान नहीं होकर, जैसे आपने अभी कहा कि धनखड़ जी ने भी कहा है, कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो रोटियां सेकना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि हम जो ट्रैक्टर रैली यहाँ पर किसान आज निकल रहे हैं, एक्चुअल में उसमें जो विपक्षी पार्टी है उस ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी फसल को पकाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा देश भी देख पा रहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से सामने आकर झुकने को तैयार है। अगर लगता है कि कुछ गलत है तो उसको हम सही करेंगे, लेकिन बताएं तो सही। शुरुआत से लेकर हम प्रश्न यही पूछते हैं, अगर आपको लगता है एमएसपी से खतरा है तो हम लिखकर देने को तैयार है। एपीएमसी को हम सशक्त करने को तैयार है। अगर लगता है कि जमीनें जाएंगी तो हमने क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी किसान की जमीन पर समझौता नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन कहीं पर इन तमाम मुद्दों पर जैसे किसान नेता हमारे साथ जुड़ जाएंगे उन पर भी आएंगे। बजरंग दास गर्ग साहब, सीधे तौर पर आरोप आप लोगों पर है कि आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं। साकेत जी, हमारी बहन वंदना जी बोल रही थी भी किसान टस से मस नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, जब किसान ने ना किसी आड़ती ने ये 3 कृषि कानून की डिमांड की, तो क्यों केंद्र सरकार जबरन किसानों के ऊपर ये काले कानून थोपना चाहती है? इससे साफ सिद्ध है केंद्र सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 नए कृषि कानून ले गई।
अगर ये 3 कृषि कानून साकेत जी लागू हो जाते हैं जी, तो देश के अंदर बेअताशा महंगाई बढ़ेगी। आज देखिए इस कानून में स्पष्ट है, जो स्टॉक सीमा जो होती थी, इन्होंने स्टॉक सीमा पूरी तरह हटा दी है। बड़ी बड़ी कंपनियां अनाज का स्टॉक करके उनको दुगने चौगने रोटे के अंदर लोगों को बेचेगी, लोगों की जेबों में डाका डालेगी। जिस प्रकार ये सब्जी है, जैसे आलू 2 रुपए लेकर प्याज 3 रुपए किलो लेते हैं, टमाटर 4 रुपए, गोभी 1 रुपए किलो लेकर उसी फल सब्जियों को ये 35 रुपए से किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक बेचकर जनता को लूटने का काम करते हैं। कम से कम 10-15 गुना ये प्रॉफिट खाते हैं। और एक बात और स्पष्ट करता हूं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राइवेट मंडियां बनेगी। जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो स्पष्ट तौर पे है तो सरकारी मंडियां धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी तो किसान की फसल एमएसपी के ऊपर साकेत जी कौन खरीदेगा? आज हरियाणा, सिर्फ हरियाणा की बात करता हूं, सिर्फ 40,000 लाइसेंसधारी आड़ती बैठे हैं, लाखों मजदूर, लाखों इसके अंदर कर्मचारी, लाखों इसके अंदर मुनीम, ट्रांसपोर्ट वाले लोग जो काम करते हैं, पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएंगे। और इसमें एक स्पष्ट बात और भी है, अभी तक 3 काले कृषि कानून देश के अंदर पूरी तरह से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी अडानी जैसे लोगों ने सैकड़ों एकड़ के अंदर अब से पहले वेयर हाउस बना लिए और बड़े बड़े स्टील के टैंक जिसके अंदर अनाज स्टोर करेंगे वो स्थापित कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ है? अभी तक कानून लागू नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना होगा 5 दिन पहले, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये कानून रातों रात नहीं बने। यही बात हम कहते हैं, ये कानून रातों रात नहीं बने, यही किसान कहते हैं। ये अंबानी अडवाणी जैसे बड़े बड़े लोगों से बात करके ये कानून बनाए गए हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। आप देखिए अभी तक काम चालू हुआ नहीं, पूरा मतलब ठीक है बलगम देश जी, का एक सेकंड रुक रहा हूं। किसान। वंदना जी, ये आरोप है कि आप लोग अपने कुछ चुनिंदा घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेकर के आई हैं। देखिए साकेत, मैं सुन पा रही थी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमने किसानों ने डिमांड नहीं की थी। बजरंग दास जी मुझे ये बताइए कि आपातकाल की डिमांड करी थी क्या भारत की जनता ने? उदारीकरण को एक आप बहुत बड़ा चीज मानते हैं कि 1991 में आप लेकर आए थे और उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्या उसकी डिमांड किसी ने की थी क्या? लेकिन इन कृषि कानूनों की जिनकी आप बात करें किसी ने डिमांड नहीं की थी। मुझे एक ऐसा सिंगल स्टेटमेंट बता दीजिए कि किसी व्यक्ति ने खुले बाजार की वकालत नहीं की है। आपकी ही पार्टी की अगर मैं बात करूं, आपकी पार्टी के जो नेता है बार बार इस बारे में कहते रहे कि खुला बाजार मिलना चाहिए, आपके घोषणा पत्र तक में यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपने उठाया कि महंगाई बढ़ जाएगी, स्टॉक सीमा जो है वो बढ़ जाएगी। एक आपको मैं स्टेटमेंट सुना, ये हुड्डा कमेटी के चैप्टर 7 में 11 पॉइंट पे लिखा हुआ है, जिसमें हुड्डा साहब खुद थे, उन्होंने कहा The use of essential commodity act should be made only in time of emergency. It should be made with the consultation of state. वो कौन है हुड्डा जी? कौन सी पार्टी से हैं? वो क्या कह रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा? क्या उस समय नहीं लगा कि महंगाई बढ़ जाएगी? या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता कोई डिसीजन ऐसा ले लिया है कि जनता के फायदे में होगा और मोदी जी का जो नाम हो जाएगा, वहां पर आपको इतराज है इसलिए यहाँ पर आप बोलते हैं? और यहाँ पर अगला जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं कि प्राइवेट मंडियां बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इतना मुझे बताइए पंजाब में क्या हो रहा है? कैप्टन अमरिंदर सबसे पहले कहते हैं कि इन कानूनों को हम मानते ही नहीं है, हम इनको निरस्त करते हैं। उसके बाद पंजाब के जो किसान है वो बॉर्डर पर आकर बैठ जाते हैं। अब वो उन्होंने उन्हीं कानूनों को लागू कर दिया। अरे एक स्टैंड तो रख लीजिए, आपका एक स्टैंड तो हो कहीं पर। कैप्टन अमरिंदर एक बार इसको निरस्त कर देते हैं, फिर उसको मान लेते हैं और कांग्रेस पार्टी रोटियां सेकने में सबसे आगे वहां पर पहुंच जाती है। आप वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, साकेत का जवाब भी यहाँ पर मिलेगा। आप अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, क्या अडानी आ जाए हैं? अंबानी आ जाए हैं?
अडानी तो कब से इस क्षेत्र में है। और ये कैप्टन अमरिंदर का बयान है कि पंजाब में अंबानी को लाने वाला, रिलायंस को लाने वाला मैं हूँ। 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे यूपीए सरकार ने। आप अपने गिरेबान में झांकिए, फिर किसी और पर आरोप लगाइए कि जिस तरह के आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, अब आपकी रोटियां नहीं सिकेंगी। भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए थे रोटियां सेकने के लिए, लेकिन रोटी जल गई। पूरे के पूरे देश ने देखा कि वो रोटी जल चुकी है आपकी। अब जो आप ट्रैक्टर पे बैठकर, अरे सोफे वाले ट्रैक्टर पे आप बैठ रहे थे ना राहुल जी, वो तो चला नहीं। तो किसानों के ट्रैक्टर पे बैठ के आप सोचते कि हमारी फसल लहला जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो देश की जनता है वो समझदार है। जरूर किसानों को इस समय लग रहा है, लेकिन साकेत मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो और आगे मीटिंग होगी, हम कहीं ना कहीं आगे स्टेप बढ़ाएंगे। कुछ कदम किसान चलेंगे, कुछ कदम सरकार चल रही है, और हम सोल्यूशन पर बहुत जल्दी आएंगे। पूरा देश इस तरफ देख रहा है कि जवाब लेते जरा बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बजरंग जी बोलिए। साकेत जी, हमारी बहन जी बोल रही थी भाई कानून बनाने से पहले बातचीत की बात नहीं होनी चाहिए, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं केंद्र सरकार आपने कहा है भी कांग्रेस ने कानून 91 में मिलाई, उनसे बात किया था क्या? मैं वही बात का जवाब दे रहा हूं। अगर इतने बढ़िया कानून ये होते तो क्यों किसान 43 दिन से लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं? और बड़े अफसोस की बात है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहते थे ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है। जब आंदोलन बढ़ा तो मुख्यमंत्री अभियान आया, ये खाली पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं। और 2 दिन बाद हजारों किसानों के ऊपर जब लाठियाचार करते हैं, पानी गैस के मतलब पानी पछवाड़ फेंकते हैं, आंसू गैस के गोले फेंकते हैं, हजारों किसानों पर जब पर्चे दर्ज करते हैं, जब आंदोलन तेज आता है, बोला हाँ ये कुछ किसान हैं, सारे नहीं है, कुछ इसमें फर्जी है, इनको किसान भी फर्जी शामिल आते हैं। अगर किसान की समस्या नहीं है तो किसान सड़कों पर क्यों बैठे? साकेत जी, 43 दिन से भारी भयंकर ठंड के अंदर किसान बैठे हैं। 60 किसानों से ज्यादा, लगभग समझ लो आप, किसान अपनी जान की कुर्बानी इस आंदोलन में दे चुके हैं जी। अगर बार बार सरकार कहती है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इस समस्या का समाधान निकालेंगे, और आपसी तालमेल से समस्या का समाधान निकलेगा। एक बार जरा आपने बजरंग जी, राजेंद्र आर्य जी किसान नेता हमारे साथ एक बार जुड़ गए, जरा उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। 2020 को, ठीक है बजरंग जी, 5 अप्रैल 2020 को जब ये अध्यादेश लेकर आए, जब वो किसान इनको नहीं दिखे, ठीक है किसान से पहले ने बातचीत की, 1 सेकंड रोक रहा हूं, आरती से बातचीत की। ठीक है, आज ये कहते हैं हम 9 महीने हो गए, आज तक 9 महीने के अंदर ये समस्या का समाधान नहीं कर पाए। 2 महीने 2 दिन ऊपर टपके। ठीक है, राजेंद्र जी हमारे साथ। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजेंद्र जी, अब आप लोगों ने कुछ तय किया है कि आप लोग किसी दूसरे पॉइंट पर मानेंगे, ऐसा कुछ तय किया है क्या आप लोगों ने? अदरवाइज कल की बैठक का फायदा तो कुछ होगा नहीं शायद। राजेंद्र आर्य जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद राजेंद्र आर्य जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, जो स्टेटमेंट इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले हम लोगों ने दिखाया, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रहे थे कि कांग्रेस आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है, ये वही कांग्रेस है जिसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, दबाकर बैठी रही। साकेत जी, कांग्रेस पार्टी ने 2007 के अंदर हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल पास किया हुआ है कि किसान की हर फसल एमएसपी रेट्स पे खरीदी जाएगी, कोई भी फसल एमएसपी से कम नहीं खरीदी जाएगी। ये विधानसभा के रिकॉर्ड की बात है। आज भी कानून उसको टाइम बनाया था 2007 के अंदर। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए और 72 घंटे के अंदर अंदर फसल का भुगतान हो, उसका उठान हो, और आड़तियों का जो कमीशन है समय समय पे मिले। मगर
आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हर रोज बयान देते हैं अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आज कौन सी फसल आप एमएसपी में खरीद रहे हो? बाजरा की एमएसपी 2150 रुपए है बाजरा की, आज 1200 रुपए के अंदर कितने ट्रक के ट्रक मतलब आप खरीद सकते हो? किसान का बाजरा 1200 रुपए में मंडियों में रुल रहा है। कपास की एमएसपी 5725 रुपए है। ठीक है, आ रहा हूं वंदना जी, आ रहा हूं। 5,000 रुपए में नरमा किसान का रुल रहा है। आज ही आप एमएसपी नहीं दे रहे। जहां सरसों की बात थी, सरसों 4425 रुपए एमएसपी, मैं आंकड़े दे रहा हूं। और इन्होंने क्या किया, किसान की फसल 3500-3600 में खरीद कर सरकार के चेतों ने करोड़ों अरबों में घोटाला करके एफड की एजेंसियों चेप दी। जब इसका हमने शोर किया, आंकड़े दिए, इस मंडी में ये गड़बड़ हुई, इस मंडी में ये गड़बड़ हुई। ठीक है, जरा रिएक्शन लेते हैं, जवाब लेते हैं वंदना बोबले जी से। वंदना बोबले जी बोलिए। ठीक है बजरंग जी, जरा जवाब ले लेते हैं इसका। इंस्पेक्टर जो है, हाँ मैं जवाब दे दूं? बजरंग दास यहाँ पर बैठ कोई जवाब नहीं है, इनका कोई जवाब ही नहीं है। ये घोटाला का काम है, धान घोटाला, सरसों घोटाला, ये आपके पास प्रश्न नहीं है बजरंग दास जी। बजरंग दास जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देश का दुर्भाग्य है, आपके पास प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न पूछने नहीं आते यहाँ पर, आप भाषण देने के लिए आते हैं। आपको लगता है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे वो ताली बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। एक एक करके ठीक है बजरंग जी, एक बार सुन लीजिए, वंदना जी को सुन लीजिए, फिर राजेंद्र आर्य जी के पास भी चलेंगे। ठीक है, आज जो है बजरंग दास जी, अभी हो गया ठीक है बजरंग जी को सुन लीजिए, अब इनको भी सुन लीजिए, बजरंग जी इनको भी सुन लीजिए। ठीक है वंदना जी आइए। ठीक है वंदना जी बोलिए, वंदना जी बोलिए। रट्टा मारकर आते आपको बोलनी होती है, बोलिए वंदना जी। समझती हूँ, आपके पास तो प्रश्न ही नहीं है। आप ये बताइए, जो कानूनों के बारे में आप लगातार क्वेश्चन मार्क उठाते आए हैं, मुझे बताइए कानूनों में क्या है? क्या आपने एक भी कमी गिनवाई? वो प्रश्न ही नहीं है आपके पास। जब भी आपने बहुत लंबा थोड़ा भी भाषण दिया, मैं बीच में कुछ बोली नहीं। इस तरह से बहस नहीं होगी, मेरा बात बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। अरे रहने दीजिए। अरे बड़ी पोल खुल जाएगी बजरंग दास जी। अरे सीएलयू वाली सरकार आपकी है, तो एक ही किसान है रॉबर्ट वाड्रा, आपके लिए एक ही किसान है रॉबर्ट वाड्रा, जिसके लिए आपने भलाई के लिए काम किए, बाकी किसानों को। अच्छा एक बार आप दोनों को रोक रहा हूँ, जरा रोक रहा हूँ। एक बार राजेंद्र आर्य जी के पास चलते हैं। वंदना जी उनका जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। राजेंद्र आर्य जी, सवाल आपसे ये था मेरा कि किस तरीके से आप लोग अगली बैठक के लिए तैयार हैं? क्या वही एक स्टैंड आप लोगों का अभी भी है, या स्टैंड में किसी तरीके का कोई बदलाव हुआ है? जो हमारा पहले दिन स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है। 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं दिल्ली में बैठे हुए, आज भी हमारा वही स्टैंड है। और ये सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, ये किसी कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी की लड़ाई नहीं है किसी भी। ये तो एक चीज बताइए राजेंद्र आर्य जी, सरकार ने तो स्पष्ट ये कर दिया है कि कानून निरस्त तो नहीं होगा, पॉइंट दर पॉइंट आप चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों ने पिछली बार पॉइंट दर पॉइंट चर्चा से मना कर दिया था। क्या इस बार पॉइंट दर पॉइंट चर्चा के लिए तैयार हैं आप लोग, या एक ही बात लेकर के आप वहां पर पहुंचेंगे कि इसको निरस्त कीजिए तभी बात आगे बढ़ेगी? जो हमारा स्टैंड पहले था वही आज स्टैंड है। बिल्कुल निरस्त करवाने की ही हमारी मांग है। और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का जो कानून बनाने की मांग है, वो दोनों एज इट इज है। और अभी जो पिछली 2 मांगे सरकार ने बताई है, वो तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी है। और अगर सरकार नहीं मानती तो 10 तारीख को हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक किसान पंचायत जो कर रखी है घरौंडा विधानसभा के कैमला गांव में, जो जिला करनाल में आता है, हम उनका विरोध करेंगे। वो किसी भी तरीके से पंचायत यहाँ होने नहीं देंगे। और ये जो किसान पंचायतें हैं, ये किसानों के जले पर नमक है, जो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को नहीं छिड़कना चाहिए, पर छिड़कने से बाज नहीं आ रही है। तो इस किसान पंचायत का विरोध करके क्या हासिल होगा? अगर वो मुख्यमंत्री अपनी बात रखना चाहते हैं, किसानों के सामने वो जाना चाहते हैं, उनको 3 कृषि कानूनों के बारे में बताना चाहते हैं, तो फिर इसमें ऐतराज क्या है आप लोगों को? जी, जब हम 25 तारीख 25 नवंबर को अम्बाला के मोगड़ा से जो जीपी रोड पड़ा है, मोगड़ा मंडी से चले थे, तो और
दिल्ली तक 7 बैरिकेड बनाए हुए थे। आंसू गैस के सैकड़ों गोले हमारे सर दागे गए और टीयर गैस और ये वाटर कैनन के साथ और लाठियों के साथ जो हमारा स्वागत किया गया है। अब हम भी मुख्यमंत्री के सामने बैरिकेड अड़ाएंगे, उनको रोकेंगे। अगर रास्ते में ट्रैक्टर ट्रालियां अड़ेंगी और अगर किसी भी तरीके से हवाई मार्ग से आने की कोशिश करी तो हेलीपैड को खोद दिया जाएगा और उसके बावजूद भी अगर मंच पर पहुंच गए तो मंच पर किसान अपना कब्जा कर लेंगे। वन्ना पोपली जी, इतना तो तय है कि किसानों की तरफ से यही मांग है कि निरस्त हो, नहीं निरस्त होगा तो बातचीत आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो हम लोग ये मान ही लेते हैं कि अगली बैठक में कोई नतीजा निकलेगा नहीं। किसान नेता राजेंद्र आर्य जी, वो किसान हैं और वो जो पक्ष में आ रहे हैं वो भी किसान हैं। आप कह रहे हैं आप किसान पंचायत को रोकेंगे, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि सभी किसान तो उसके विरोध में नहीं है। बहुत सारे किसान जो संगठन है वो उसके फेवर में भी आए हैं। आज भी पटौदी में बहुत सारे किसान संगठन सामने आए, उन्होंने अपनी बात को रखा। वंदना जी, वो आप बताएंगे कौन किसान है? नहीं, मैं बता रहा हूँ वो सरकार के चलते रातों रात पैदा किए गए लेटर पैड छपवाकर किसान संगठन। आप एक किसान संगठन बता दीजिए, एक किसान संगठन, कौन सा किसान संगठन इसके पक्ष में? एक का वंदना जी नाम बता दीजिए, एक का नाम बता दो, कौन सा किसान संगठन, कौन किसान संगठन उस हक में? आप क्यों बोलते हो? क्यों किसान को बर्बाद करने में तुले हो? क्यों मंडियां बर्बाद करने में तुले हो? क्यों कर्मचारियों को बर्बाद करने तुले हो? आप ये झूठ मत बोलो। किसान पक्ष किसान कोई पक्ष में नहीं है। अरे हमने देख लिया, सीएलयू की सरकार आपकी 1-2 रुपए का प्रीमियम दिया करते थे, पूरे देश ने देखा है। सोफे में बैठकर आप अच्छा ठीक है, आप दोनों आपस में ना उलझे, आप दोनों आपस में ना उलझे। एक बार जरा राजेंद्र आर्य का दोबारा रुख करता हूँ। राजेंद्र जी, जिस पॉइंट को वन्ना पोपली यहाँ पर रख रही हैं कि कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इन 3 कृषि कानून के पक्ष में हैं, तो फिर क्या आप लोग अलग अलग धड़ा है क्या? जो स्वयंभू लोग हैं वो किसान, उनका पुराना कोई ऐतिहासिक ऐसा कोई आंदोलनों में या किसान यूनियनों में पार्टिसिपेशन नहीं रहा। वो तथाकथित लोग हैं, मौके पे खड़े कर दिए गए हैं। और हमारा ये जो बीजेपी और कांग्रेस, हम तो ये कहते हैं एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। हमें कोई किसी पार्टी से किसी से प्यार नहीं है। हम किसानों के हक की लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं और हर हालत में किसानों का हक लेकर रहेंगे। हमें एक चीज में जानना चाहता हूँ राजेंद्र आर्य जी, मौजूदा दौर में देश में कितने किसान संगठन हैं? देखिए, किसान संगठन आप जिस तरीके से कोई भी एनजीओ चला सकता है, उनकी गिनती नहीं है। किसान संगठनों में भी मतलब सैकड़ों 500 के करीब किसान संगठन पूरे देश में। और तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कई किसान संगठन ऐसे हैं जो समर्थन में हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया तो वो प्रदर्शन करने आ जाएंगे, फिर वो इसी तरीके से धरना देने आ जाएंगे, तो फिर सरकार के पास रास्ता ही नहीं बच रहा। देखिए, जो किसान संगठन है लोग जानते हैं, आइडेंटिफाइड है। अगर कोई मजबूत किसान संगठन जिसका धरातल पे योगदान है, अगर वो सरकार से बात करता है तो हम ये बात मानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। भाई किसी किसान लीडर ने, किसी किसान संगठन ने बात करी है और अभी तक कोई ऐसा किसान संगठन बातचीत में या सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई सामने नहीं आया। बताइए, जवाब दीजिए वन्ना पोपली जी। वन्ना पोपली जी बोलिए। साकेत, मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये बिल्कुल उन किसानों को ही मानने से डिनाई कर रहे हैं जो फेवर में आ रहे हैं। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, पिछले कितने समय से ये डिबेट भी चल रही है, सरकार से भी चर्चा चल रही है। आप बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं क्लियर नहीं कर पाते कि मुश्किल कहाँ पर है। अगर कहीं पर आपने 1 या 2 जगह पर मुश्किल बताई है तो वहाँ पर संशोधन हो सकता है, क्योंकि आपका आग्रह है। तो हमारा भी आग्रह ये है कि कुछ कदम आप आगे बढ़िए, कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, इस डेडलॉक को तोड़िए। पूरे देश की जनता बहुत उम्मीद से देखती है जब भी बातचीत होती है कि आज शायद इस डेडलॉक जो है वो टूट जाएगा। आप कृपया करके उन सबकी बातों में मत आइए जो चाहते हैं कि आपको भड़का दे और किसी तरह जो आपके फायदे की बात हो रही है राजेंद्र आर्य जी, ये बताइए कि जो वन्ना जी पूछ रही हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम है आप लोगों को, जरा जिक्र कीजिए ना। देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं, वे 9 बातों पे सुधार करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एक साधारण सी बात है, आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में अगर 300 से ज्यादा
आप पंचर लगा दे तो वो ट्यूब खराब हो जाती है। जिस तरीके से जीएसटी में 300 से ज्यादा संशोधन कर दिए गए तो उसका जो मूल प्रारूप था, जो मूल उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हो पाता। अगर इन अमेंडमेंट में भी हजारों संशोधन हो जाए, अदर संशोधन होने वाले हैं, अगर वो हजारों संशोधन हो जाते हैं तो उसका कोई कानून का कोई औचित्य नहीं रहता। सरकार इस बात को मूंछ का सवाल ना बनाए। रिएक्शन लेते हैं वंदना पोपले जी का। जी, अभी खुद बोल रहे हैं कि 9 मुद्दे हैं और 9 मुद्दों पर अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, जबकि 9 मुद्दों में से भी वो मुद्दे हैं जहाँ पर सशक्तिकरण चाहते हैं। चेंजेस सिर्फ 2 या 3 हैं, अगर वो चेंजेस कर देते हैं तो क्या पूरी की पूरी जो संरचना है खत्म हो जाएगी? तो इस हिसाब से तो हमारा संविधान बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। अरे समय के अनुसार उसमें भी चेंजेस आते रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कुछ चीजें सुदृढ़ करनी है, सशक्तिकरण का करना है, तो किया जा सकता है। इसका मतलब ये थोड़ा पूरा खराब हो जाएगा। आप हजारों बोल रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं कि 9 चीजें हैं, तो एक बात पे तो रहिए ना। चलिए ठीक है, देश की जनता आपको देख रही है, चैनल के माध्यम से हम लोग भी इस उम्मीद में हैं कि कल होने वाली बैठक जो है वो सकारात्मक रहे, कुछ नतीजा निकले, कुछ अच्छी खबर वहां से जरूर आए सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद पर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि कल कुछ बेहतर रिजल्ट, बेहतर खबर सामने आए ताकि जो किसान दिल्ली की सरहद पर डटे हुए हैं वो अपने अपने घर जा पाएं। इस ठंड में उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना ना पड़े। पेशकश में बस इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।